मैं बेऔलाद थी। शौहर अपनी बहन का बेटा अपने घर में ले आया क्योंकि वो यतीम था। शौहर बैरून मुल्क में रहते थे और मैं और नंद का बेटा अकेले घर में। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि मैं हामला हूँ। मैंने अपने कमरे में कैमरा लगवाकर सो गई। सुबह उठकर कैमरे में देखा तो कदमों तले से जमीन निकल गई क्योंकि नंद के बेटे ने। मेरे शौहर बैरून मुल्क में नौकरी करते थे और मैं पाकिस्तान में अकेली रहती थी। मुझे तन्हाई का एहसास हरगिज ना होता अगर मेरी औलाद होती तो। मेरी शादी को 6 साल बीत गए थे लेकिन मैं औलाद की नेमत से महरूम थी। इस बार कामरान बैरून मुल्क से लौट कर आए तो कुछ दिन बाद ही हमारे साथ एक ऐसा सानेहा पेश आ गया जिसने हमारी सूझबूझ ही गुम कर दी थी। मेरे मियाँ की एक ही बहन थी जो उनसे बड़ी थी। उसकी शादी मेरी शादी से 8 साल पहले हुई थी। उसका बस एक ही बेटा था जो 14 बरस का था। मेरे मियाँ की पाकिस्तान में आमद का सुनकर वो हमसे मिलने अपने गाँव से बाय रोड पिंडी आ रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ये खबर ऐसी थी कि हम पर कयामत बनकर टूटी थी। जब तक हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचे मेरी नंद और नंदोई वफात पा चुके थे। उनका बेटा जिंदा बच गया था लेकिन उसे चोटें आई थी। मेरे मियाँ के वालिदैन पहले ही वफात पा चुके थे। बस एक बहन ही थी और वो भी वफात पा चुकी थी। मेरे शौहर तो चुप से हो गए थे। बहुत बड़ा सदमा था जो हमें मिला था। मैं खुद बहुत रंजीदा थी। फिर रामिस भी गुमसुम सा हो चुका था। उस बेचारे के तो माँ बाप दोनों ही उससे हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। मैं कभी उससे दिलासा देती तो कभी अपने शौहर को। 1 महीना हमारा इसी गम में गुजरा था। रामिस का हमारे अलावा और कोई ना था, इसीलिए मेरे शौहर ने अपने भांजे का स्कूल का दाखिला पिंडी में ही करवा दिया था। वो 9वीं जमात का तालिब इल्म था। मेरे शौहर 1 महीने बाद ही वापस परदेश लौट गए और मैं और रामिस अकेले ही घर पर होते थे। वो बहुत उदास रहता था। मेरी कोशिश होती कि मैं उसे उस गम से बाहर निकालूं, लेकिन मैं जब भी उससे बात करती तो वो मुझे ठीक से जवाब नहीं देता था। उसका रवैया मुझसे न जाने क्यों उखड़ा उखड़ा सा रहता था। हालांकि मेरी कोशिश ये होती थी कि वो मुझसे बातें किया करे, मुझे अपनी माँ समझे। चलो इस बहाने मेरी ममता की कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन रामिस तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। जब वो मुझसे खींचा खींचा रहता है तो मैंने भी उससे बात करनी छोड़ दी थी। एक बार मैं उसके कमरे में उससे खाने का पूछने गई तो वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे देखकर उसने फौरन से फोन बंद कर दिया। जब मैंने पूछा कि तुम किससे बात कर रहे थे तो कहने लगा अपने दोस्त से। वो यूं घबरा रहा था जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने कहा आकर खाना खा लो। वो ना जाने क्यों मुझसे अपना मोबाइल छुपा रहा था। मुझे उस पर कुछ शक सा होने लगा। मैं अब उसकी टोह में लग गई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ये इकदाम मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। मैंने रात को रामिस के कमरे में गई। वो सो रहा था। उसका मोबाइल ऑन करके देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। वहाँ गैर इखलाकी किस्म की तस्वीर और वीडियोस थी जो शायद वो देखता था। मुझे ये जानकर बड़ा अफसोस सा हुआ। उस पर गुस्सा भी बहुत आया कि उसे शर्म नहीं आती ये सब देखते हुए। मैंने उसका मोबाइल लिया और अपने कमरे में रख लिया। अगले रोज रामिस खासा परेशान था, शायद अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। शाम को मुझसे पूछने लगा, आपने